गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज का हमारा इंग्लिश का जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। आपके सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन नाम से टॉपिक दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है असर्टिव टू नेगेटिव, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड वाइस वर्सा, यानी उनके उल्टे भी पूछे जा सकते हैं। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है देखना, इसमें वाक्य का अर्थ तो वही रहता है लेकिन उसका ढंग या स्ट्रक्चर बदल जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही नियम है और वो ये है कि जब भी आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तब वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यानी जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है जब आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन करो तो उसका स्ट्रक्चर बदल सकता है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगर अर्थ बदल गया तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप इस बात को तो गांठ बांध लेना कि वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा, वाक्य का अर्थ वही रहेगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। यानी बात को कहने का ढंग बदल जाता है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको टेंस भी नहीं बदलना है। अगर प्रेजेंट टेंस में कोई वाक्य दिया हुआ है तो आपको प्रेजेंट में ही उसका स्ट्रक्चर बदलना है। पास्ट में दिया हुआ है तो आप उसको पास्ट में बदल देना। लेकिन मेन इसका नियम एक ही है कि वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं इनके नियम के बारे में। पहला हमारे सिलेबस में दिया हुआ है अफर्मेटिव या असर्टिव से नेगेटिव। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है असर्टिव, एक होता है अफर्मेटिव। असर्टिव क्या होता है, असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं लेकिन हमें सीखना है अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव से नेगेटिव यानी नकारात्मक में कैसे बदलेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है अफर्मेटिव से नेगेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में कैसे बदल सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना है वाक्य का अर्थ वही रहना चाहिए जब भी हम सकारात्मक से नकारात्मक में बदलें। तो हम सीखेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव में कैसे बदलते हैं। अब आप देखना अर्थ वही रहता है लेकिन नोट, नेवर आदि जोड़कर वाक्य को नकारात्मक बना देते हैं। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस से जब भी हमें नेगेटिव बनवाया जाएगा तो हम उसमें नोट लगा देते हैं या नेवर, नेवर भी नोट का ही काम करता है, आदि जोड़कर वाक्य को नकारात्मक बना देते हैं। देखो मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ या तो नोट लगा दो या नेवर लगा दो या नो लगा दो, या कुछ शब्द होते हैं जैसे हार्डली या सल्डम या नाइदर, ये भी नेगेटिव अर्थ ही देते हैं, आदि का प्रयोग किया जाता है। आप देखना हमें पता है नेगेटिव बनाना है तो नोट या नो लगाना है, सबको पता है। लेकिन कुछ और भी होते हैं जो नेगेटिव अर्थ देते हैं जैसे नेवर, नेवर भी क्या नेगेटिव अर्थ देता है, नेवर भी आ सकता है, हार्डली हो सकता है, सेल्डम हो सकता है और नाइदर हो सकता है, आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट, नेवर, नो, हार्डली, सल्डम, नाइदर आदि का प्रयोग करके हमें सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक में बदल देना है, वही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। सिर्फ वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अब हम उदाहरण के तौर पर इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, देखो ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। क्या शब्द दिया हुआ है, ऑलवेज यानी हमेशा वह टाइम पर आता है। अब देखो इसको नेगेटिव में बदल देंगे। अब नेगेटिव में जब आप पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलो तो दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, आपको नेगेटिव शब्द लगाना है या तो नोट लगाना है या ये नेवर वगैरह लगाने हैं। दूसरा, जब भी आप नोट या नेवर ये शब्द लगाओ इसके आगे वाला जो भी शब्द आएगा वो आपको अपोजिट लिखना है। जैसे इसमें दे रखा है ना ऑलवेज, ऑलवेज का
ऑलवेज का तो अपन ने नेवर कर दिया, यानी ऑलवेज हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं, नेगेटिव कर दिया। लेकिन इसमें ऑन टाइम दे रखा है ना, जो आगे वाला शब्द आएगा उसको भी हमें अपोजिट रूप में लिखना है। ऑन टाइम यानी समय पर, लेट यानी लेट। तो हमें दो ही बात याद करनी है जब पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलेंगे। पहला तो नोट या नेवर का प्रयोग कर दो, उसके आगे जो शब्द आ रहा है, जो पर्सन में आया है, उसको जब आप नेगेटिव बनाओ तो उसका उल्टा लिख देना है। अभी हम सीखेंगे तो ये बिल्कुल इजी लगेगा। जैसे ही इज़ ऑलवेज टाइम, ही इज़ तो लिख दिया, ऑलवेज यानी हमेशा, हमें नोट या नेवर लगाना है तो ऑलवेज का हमेशा नेवर में बदल जाता है, तो ही इज़ नेवर। अब ऑन टाइम का अपोजिट क्या होगा, लेट, तो ही इज़ नेवर लेट। ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम का अर्थ क्या हुआ, वह हमेशा समय पर आता है। ही इज़ नेवर लेट, वह कभी भी लेट नहीं होता, तो वो हमेशा समय पर आता है, यानी दोनों का अर्थ सेम है। तो यह है सही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। आप समझ चुके होंगे, ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम का होता है ही इज़ नेवर लेट। दूसरा आगे देखना, ये तो हम सीख चुके हैं, वह हमेशा समय पर आता है, वह कभी देर नहीं करता। अब देखो, आई एग्री विद यू, ऊपर वाले में तो इज हेल्पिंग वर्ब थी तो इज लगा दिया। यहाँ है आई एग्री विद यू, यानी आई के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू, और आई और यू के साथ भी हम डू का प्रयोग करते हैं। तो देखना, आई लगा दिया, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, आई डू। अब नोट लगाना है तो नोट लगा दिया, आई डू नोट। अब एग्री जो शब्द आ रहा है उसको अपोजिट करना है, तो आई डू नोट डिसएग्री विद यू, आगे वाले शब्द को कुछ करना नहीं है। तो आई एग्री विद यू किस में बदल गया, आई डू नॉट डिसएग्री विद यू। जब फर्स्ट फॉर्म आए तो डू और डज में बदल दो, सेकंड आए तो डिड लगा दो। अब डू डज कैसे लगाना है, एक वचन के साथ डज लगाना है, बहुवचन के साथ डू लगाना है। अब डू आई के साथ भी हमेशा डू का प्रयोग करते हैं, तो आई डू नॉट डिसएग्री विद यू, यानी नॉट और एग्री को किस में बदल दिया, डिसएग्री में बदल दिया। मैं तुमसे सहमत हूँ, आई डू नॉट डिसएग्री विद यू, मैं तुमसे असहमत नहीं हूँ, यानी मैं तुमसे सहमत हूँ। दोनों का अर्थ सेम है, तो यही है ट्रांसफॉर्मेशन। आपको समझ आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखो कुछ उदाहरण हैं, वो आप एक बार देख लो ताकि एग्जाम में आए तो आपको डायरेक्ट उसका उत्तर मिल जाए। जैसे देखो, मैन इज मोर्टल, मोर्टल का अर्थ क्या होता है, नश्वर। मोर्टल का अपोजिट होता है इमोर्टल, यानी अमर। नश्वर यानी जिसका नाश हो सकता है, इमोर्टल होता है अमर, जो जिसका नाश नहीं होता। तो मैन इज मोर्टल क्या करेंगे, मैन इज तो जोड़ दिया, हेल्पिंग वर्ब आ रखी है तो नोट लगा दिया। मैन इज नोट मोर्टल का क्या कर दिया, इमोर्टल कर दिया। नेक्स्ट देखना, दिस ब्लेड इज ब्लंट, ब्लंट होता है यानी बिना धारदार, तो दिस ब्लेड इज ब्लंट यानी ये ब्लेड है बिना धारदार है। तो अब देखो, दिस ब्लेड लगा दिया, इज दे रखा है, नोट हमने अपनी तरफ से लगा दिया। अब ब्लंट का अपोजिट होता है शार्प, यानी यह ब्लेड कैसी है, तेज नहीं है, तो ब्लंट हो गई ना कि धारदार नहीं है, तो नोट लगा के ब्लंट का अपोजिट लिख दिया शार्प। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। राज डिसलाइक्स हर, अब देखो राज लगा दिया, डिसलाइक्स है, एस लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म में, लाइक्स ही है ना, डिस तो अलग दे रखा है इसमें, तो डिसलाइक का क्या कर दिया हमने, राज एक वचन है तो डज लगा दिया, राज डज नॉट। अब लाइक, डिसलाइक का अपोजिट क्या होता है, लाइक, डज नॉट लाइक हर। अब देखो यहाँ लाइक्स नहीं आया, क्यों नहीं आया, डज और डू के बाद में या डिड हो, उन सब के जो बाद में आती है वो बेस फॉर्म में आती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, आगे हर लगा दिया। डिसलाइक का वर्ब क्या थी, इसमें लाइक्स थी, तो राज डज नॉट लाइक हर। डज क्यों आया, क्योंकि राज एक वचन था। लाइक क्यों आया, क्योंकि डू डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और डिसलाइक का अपोजिट होता है लाइक। नेक्स्ट देखना, ही इज़ नॉट ए वाइज मैन, ये नेगेटिव है, इसको असर्टिव में चेंज करेंगे। ही इज़ नॉट ए वाइज मैन, तो ही इज़ ए नॉट ए वाइज मैन है कि बुद्धिमान नहीं है, तो ही इज ए फूल, यानी वह मूर्ख है, या डल भी कहते हैं उसको, फूल की जगह डल भी आ सकता था, ही इज ए डल या ही इज ए फूल। आपसे जब भी नेगेटिव से वापस असर्टिव बनवाया जाए तो आप ऑप्शन में से उस असर्टिव को उठाओ, उसको नेगेटिव बना लो, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। अब देखो,
यू डू नॉट ट्रस्ट मी, इसके नीचे आएगा लिखा हुआ यू डिस्ट्रस्ट मी। यू डू नॉट लगाया हुआ है यानी डू है तो मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो इसमें ट्रस्ट का भी हमें अपोजिट लिखना है। ट्रस्ट का तो हो गया डिस्ट्रस्ट, फर्स्ट फॉर्म भी लग गई, और मी, यू डिस्ट्रस्ट मी। अब देखो इसको ऊपर वाले को नीचे वाले में चेंज किया, थोड़ा हमें कठिन लगा, लेकिन नीचे वाले को चेंज कर दो आप, यू डिस्ट्रस्ट मी, यू का यू आ गया, डिस्ट्रस्ट पहली फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगा दिया यू के साथ, यू डू नॉट, डिस्ट्रस्ट का अपोजिट ट्रस्ट, और मी, ये हो गया सही। यानी देखो मैन इज मॉर्टल का इमोर्टल, ब्लंट का शार्प, डिसलाइक का लाइक, वाइज का फूल या डल, ट्रस्ट का डिस्ट्रस्ट, ये सारे अपोजिट हैं जो आपको याद रखने हैं। हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो डायरेक्ट नोट लगा दो, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस आएगा तो डू या डज लगा दो, या सेकंड फॉर्म आ जाए तो डिड लगा दो। एक वचन के साथ डज लगाओ, बहुवचन के साथ डू लगाओ, लेकिन आई और यू आए तो उनके साथ आप डू ही लगाओ, यानी बहुवचन ही लगाओ। आगे चलते हैं, कुछ और वाक्य हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं ताकि आपको उनके अपोजिट बदलने में भी दिक्कत नहीं हो। देखो ही इज़ रिच, वह धनवान है यानी वो गरीब नहीं है, तो ही इज़ नोट लगा दिया, रिच का अपोजिट होता है पुअर, बिल्कुल सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं डायरेक्ट। सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह ऑलवेज यानी हमेशा बोलता है, तो ऑलवेज को किस में बदलेंगे, नेवर। सी नेवर स्पीक्स भी आ सकता था, टेल्स भी आ सकता है, एक ही बात है। स्पीक यानी बोलना, टेल्स यानी बोलना, दोनों एक ही बात है, स्पीक्स या टेल्स। दैट ट्रूथ का अपोजिट क्या हो गया, ए लाई, लाई यानी झूठ बोलना, ट्रूथ यानी सत्य बोलना। तो सी ऑलवेज स्पीक्स दैट ट्रूथ का हो गया सी नेवर टेल्स ए लाई। नेक्स्ट देखना, दे आर होनेस्ट, वे ईमानदार हैं। देखो दे आर देखा है तो आर के आगे नोट लगा दिया, दे आर नोट होनेस्ट का हो जाएगा डिसहोनेस्ट। राम लाइक्स मैंगोज, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या है, लाइक्स है, फर्स्ट फॉर्म है तो राम के साथ डज लगेगा या डू लगेगा, डज लगेगा, तो राम डज नोट, लाइक्स का क्या हो जाएगा डिसलाइक, और मैंगोज डायरेक्ट आ गया, राम डज नॉट डिसलाइक मैंगोज। जब भी डू डज या डिड लगाओ तो उसके आगे जो वर्ब आए वो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, यानी आपको नोट लगाना है, अपोजिट करना है, और इसमें कुछ है ही नहीं। सी वाज स्लीपिंग, वह सो रही है। देखो सी वाज नोट, स्लीपिंग का होता है अवेक, स्लीपिंग यानी सोना, अवेक यानी जागना। नेक्स्ट देखना, दिस पेन इज एक्सपेंसिव, ये थोड़ा खर्चीला पेन है। दिस पेन इज नॉट चीप, यानी सस्ता नहीं है। आई एक्सपेंसिव का क्या हो गया, चीप। आई सा समथिंग, इसमें देखो सा कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो आई के साथ लगाओ डिड, आई डिड नॉट। सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी सा सीन, तो आई डिड नॉट सी यानी फर्स्ट फॉर्म आनी थी, और एनीथिंग, समथिंग को किस में बदल दो, समथिंग को आप बदल दो एनीथिंग में, समथिंग का अपोजिट होता है एनीथिंग। अच्छा क्वेश्चन था, ये दोबारा देख लेना। आई सा समथिंग, तो सा सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस है, तो आई डिड नॉट सी एनीथिंग, समथिंग किस में बदल गया, एनीथिंग में बदल गया। एवरीवन एडमायर्ड हिम, फिर भी सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये तो एवरीवन, ये एवरी वाला क्वेश्चन है। एक आगे हम नियम पढ़ेंगे एवरी का, एवरी किस में बदल जाता है, एवरी बदलता है नो में, तो एवरी वन है तो यहाँ नो वन हो गया, एवरी किस में बदल जाता है, नो वन बदल जाता है। और बाकी एडमायर, एडमायर का अपोजिट होता है डिसलाइक्ड, यानी एडमायर यानी सभी उससे प्रशंसा करते हैं, डिसलाइक्ड यानी कोई भी उसे नापसंद नहीं करता है, तो नो वन डिसलाइक्ड हिम, एडमायर्ड का क्या बन गया, डिसलाइक्ड। एवरी किस में बदलता है, नो में बदलता है, आगे हम दोबारा नियम पढ़ेंगे। द रूम इज क्लीन, रूम कैसा है, साफ है। द रूम इज नॉट, क्लीन का क्या हो जाएगा, डर्टी, तो नॉट डर्टी। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, ही इज नॉट, इंटेलिजेंट नहीं है तो इंटेलिजेंट है तो क्या हो जाएगा, वह मूर्ख नहीं है, तो ही इज नॉट इंटेलिजेंट का हो जाता है पुलिस। सी सिंग्स स्वीटली, देखो फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है यानी डज आएगा, सी के साथ क्या आएगा, डज, एक वचन है। सी डज नॉट सिंग, और स्वीटली का बैडली, वह बहुत अच्छा गाती है, तो अब वह बहुत बुरा नहीं गाती है। सी डज नॉट सिंग बैडली हो जाएगा। द वाटर इज कोल्ड, द वाटर इज नॉट हॉट, कोल्ड का क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, नोट आ गया। आई रिमेंबर एवरीथिंग,
अब रिमेंबर फर्स्ट फॉर्म है तो आई के साथ डू लगा दो। आई डू नॉट, रिमेंबर का क्या हो जाएगा फॉरगेट, रिमेंबर का हो गया फॉरगेट यानी भूल जाना, रिमेंबर यानी याद रखना। तो आई डू नॉट एवरीथिंग का क्या हो जाएगा एनीथिंग। अच्छा है, आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई डू नॉट फॉरगेट एनीथिंग, दोनों का अपोजिट बना दिया हमने। एवरीथिंग किस में बदल गया एनीथिंग, समथिंग किस में बदल गया एनीथिंग। आगे देखो, यू टोल्ड द ट्रूथ, यू टोल्ड द ट्रूथ, टोल्ड क्या है इसमें सेकंड फॉर्म है, तो यू डिड नॉट, ट्रूथ का क्या हो जाएगा लाई, यू डिड नॉट लाई। अब मैंने आपको ये जितने भी बताए हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड थे। ऐसे ही आपके अगर असर्टिव से नेगेटिव बनवाया जाएगा तो एक तो यही टाइप आपसे पूछी जाएगी कि डायरेक्ट इजी सा क्वेश्चन है वो आपको दिया जाएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें डायरेक्ट देखना किस में नोट लगा हुआ है और किस में अपोजिट लगा हुआ है और डायरेक्ट आंसर कर देना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रिच का पुअर हो जाएगा, ऑलवेज न्यून बदल जाएगा, ट्रूथ लाई में हो जाता है, होनेस्ट का डिसहोनेस्ट हो जाता है, लाइस का डिसलाइक हो जाता है, स्लीपिंग का अवेक हो जाता है, एक्सपेंसिव का चीप हो जाता है, समथिंग एनीथिंग बदलता है, एडमायर्ड भी डिसलाइक में बदलता है, क्लीन भी नोट डर्टी में बदल जाता है, इंटेलिजेंट फुलिश में, स्वीटली बैडली में, कोल्ड हॉट में, एवरीथिंग एनीथिंग में, रिमेंबर फॉरगेट में और ट्रूथ लाई में। सारे मैंने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दिए हैं जिनके अपोजिट पूछे जा सकते हैं। अब देखो कुछ याद रख सकते हो आपको शब्दों को, डिसलाइक किस में बदल जाएगा नोट लाइक में, डिसलाइक किस में बदलता है नोट लाइक में बदलता है, ऑलवेज किस में बदलता है नेवर में बदलता है, एवरी वन एवरी किस में बदलता है नो में, ये वन तो आ ही रखा है दोनों के आगे, एवरी किस में बदलेगा नो में बदलेगा, क्लीन किस में बदलता है नोट डर्टी में बदलता है, समथिंग किस में बदलता है नोट एनीथिंग या नथिंग में बदलता है, कई बार नोट तो लगा हुआ ही है लेकिन एनीथिंग में बदलता है या फिर नथिंग में बदलता है, आप इन सबको याद रखना। अब आगे चलते हैं, आगे पहला ऑप्शन आ रहा है, एक सेंटेंस दिया हुआ है आई हैव ए बाइक, मैं एक बाइक रखता हूँ। कई बार हैज और हैव आते हैं ना डायरेक्ट जो वर्ब का काम करते हैं, आई हैव ए बाइक यानी रखना, मैं एक बाइक रखता हूँ, इसको बनाओ आप। तो क्या इसका क्या बनेगा, इसका देखो हैज और हैव किस में यूज़ होते हैं प्रेजेंट में, तो इजार में लगा दो, हैड किस में यूज़ होता है पास्ट टेंस में, तो वाज और वर लगा दो। तो देखो हैव की जगह लगाएंगे आई है, आई के साथ तो एम आएगा, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, तो आई एम नोट और विदाउट का प्रयोग इसके साथ ज़रूरी है, आई एम नोट विदाउट ए बाइक, कि मैं बाइक के बिना नहीं हूँ यानी मेरे पास बाइक है। तो देखो आई हैव ए बाइक का क्या बन गया, आई हैव किस में बदल गया प्रेजेंट टेंस है तो इज आर में बदलना है, तो आई के साथ क्या आता है एम, तो आई एम नोट लगाना ही है और विदाउट लगाना है, तो आई एम नोट विदाउट ए बाइक। हम इस नियम को आगे देखो दोबारा समझने के प्रयास करते हैं, आगे चलते हैं। देखो ये रूल था कि जब हैज हैव हैड को हम बी वर्ब में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, हैज और हैव होता है प्रेजेंट में तो हम इज आर एम लगाएंगे, आई के साथ एम, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, अगर हैड आता है तो वाज और वर में बदल देंगे। ये कोई ट्रांसलेशन का रूल नहीं है, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं उसमें ऐसा कोई रूल काम नहीं करता, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन में काम करता है। ट्रांसफॉर्मेशन में भी कब काम करता है ये नियम, जब हम अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलते हैं। तो आपको तो ये वाक्य याद रख लेना, आई हैव ए कार, तो इसके अनुसार बदल देना अगर आ जाए तो। देखो पहला वाक्य देखो, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, वह बहुत सारे फ्रेंड रखता है। तो देखो हैज दे दिया तो इज लगा दो, ही के साथ इज, ही इज नोट लगाना ही है, विदाउट का प्रयोग करना है, विदाउट अपनी तरफ से लगाना है, ही इज नोट विदाउट फ्रेंड्स नेगेटिव बन गया। सी हैड होप, हैड आया है तो देखो सी के साथ एक वचन है तो वाज लगा दो, बहुवचन है तो वर लगा दो, तो सी वाज नोट लगाना है विदाउट होप, कुछ नहीं किया वाज लगाया, यानी हैज और है वाला आ जाए ना अगर साधारण वाक्य जिसमें रखने का अर्थ निकले तब आप इजारम या वाज वर लगाओ प्लस नोट लगाओ और आगे लगा दो विदाउट, और वाक्य वैसा का वैसा लिख दो, आपका वो नेगेटिव भी बन जाएगा और उसका अर्थ भी नहीं बदलेगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब दूसरी टाइप है एक, जब एक हम बदलते हैं डिड नॉट फेल से, एक वर्ड आता है डिड नॉट फेल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वैसे भी डिड के बाद किससे क्या लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये कौन सा नियम है डिड नॉट फेल हम कब लगाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं।
एक वाक्य आता है, कई बार पूछा जाता है, ही वॉच्ड द मैच। वॉच्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस है, हमें डिड लगाना है, सीधी सी बात है। तो देखो ही वॉच्ड द मैच, उसने मैच देखा, जो भी अर्थ निकला है, हमें अर्थ से इसमें मतलब नहीं है ज़्यादा। तो देखो ही वॉच्ड द मैच। अब देखो ही तो हमने लगा दिया, अब वॉच्ड हमें पता चल गया कि पास्ट टेंस है, तो हमने क्या लगाना है इसमें? डिड नॉट फेल टू लगाना है इसमें। एक बार दोबारा देखना आप। अब देखो उसमें क्या लगाना है, ही के बाद में आपको लगाना है डिड, सेकंड फॉर्म हमारी, नोट आपको लगाना है तो डिड नोट लगा दिया। फिर आपको अपनी तरफ से जिसमें विदाउट लगा रहे थे ना, यहाँ आपको लगाना है फेल टू। फेल टू लगा दिया, फिर वैसा का वैसा ही लिख देना है। वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म आनी है, क्योंकि डिड का प्रयोग होते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वाच किस में बदल गया? वाच में बदल गया, होते हैं मैच। तो हमने क्या किया, जब भी सेकंड फॉर्म आई तो हमने किया ही डिड नोट, डिड के साथ नोट लगा दिया, आगे लगा दिया फेल टू। उसने मैच देखा, ही डिड नॉट फेल टू, यानी वो असफल नहीं हुआ मैच देखने में, तो उसने मैच देखा होगा, अर्थ नहीं बदला है। ही डिड नॉट फेल टू वॉच द मैच। ही डोनेटेड हिज शेयर, सेम बात है, सेकंड फॉर्म है, तो ही डिड नॉट फेल टू डोनेट हिज शेयर। देखो वी सा द ताजमहल, सा सेकंड फॉर्म में वही बात हो गई, वी डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। आपके तो उसके नीचे 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें आपको देखना है कौन से में, अगर सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है तो 1-2 ऑप्शन से ऐसे आएंगे जिसमें पास्ट टेंस ही नहीं आएगा। तो आपको तो डिड नॉट फेल टू दिख जाए तब आप समझ जाना ये तो वो वाला ही नियम है, आपको याद आ जाएगा। इनमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो वी सा द ताजमहल में क्या लगेगा? वी डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। यानी इसमें डिड नॉट का प्रयोग तो होना ही है, सेकंड फॉर्म आते ही आगे हमें लगा देना है फेल टू। यानी इसमें अपोजिट नहीं लिख रहे, फेल टू लगा दिया तो वो अपने आप ही नेगेटिव बन जाएगा और उसका अपोजिट बन के वापस वो उसी का अर्थ नहीं बदलेगा। नेक्स्ट देखना, वी कुड नॉट मीट द मिनिस्टर। एक ये वाक्य भी अच्छा है, इन दोनों वाक्यों को आप याद रखना। जैसे वाक्य आपके आ गया असर्टिव में, वी फेल्ड टू मीट द मिनिस्टर। आगे वाला आप देखो पहले, वी फेल्ड टू मीट द मिनिस्टर, यानी वह फेल हो गया मिनिस्टर से मिलने में। अब इसका हमें नकारात्मक बनाना था तो क्या लगाया? वी लगा दिया, फेल्ड। जब भी आपको डायरेक्ट फेल्ड टू दिखे, यानी ऊपर तो क्या था, फेल टू था तो डिड नॉट वगैरह लगा रहे थे, लेकिन जब आपको डायरेक्ट फेल्ड टू दिखे तब आपको क्या करना है, आपको उसमें कुड नॉट का प्रयोग करना है। फेल्ड टू किस में बदल जाएगा? कुड नॉट में। वी कुड नॉट मीट द मिनिस्टर, कुछ भी नहीं करना, आपको इस फेल्ड टू को किस में बदलना है? कुड नॉट में बदलना है। देखो नीचे वाला देखो, सी फेल्ड टू अटेंड द मीटिंग, यानी फेल्ड टू आ गया तो आपने इसको बदल दिया, सी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। यानी फेल्ड टू डायरेक्ट ही आ जाए तब आपको किस में बदल देना है? कुड नॉट में बदल देना है। अगर कुड नॉट से डायरेक्ट वो असर्टिव बनवाए तो उसको फेल्ड टू में बदल देना है। इजी है, यानी फेल्ड को किस में बदल देंगे? कुड नॉट में बदल देंगे। और यहाँ जब सेकंड फॉर्म आएगी तो डिड नॉट फेल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। समझ चुके होंगे आप अच्छे से। आगे चलते हैं। आप जब भी इन क्वेश्चन को एग्जाम में देखोगे आपको अपने आप नियम याद आ जाएगा। अब नॉर्मल वाक्य अपन कर चुके हैं, अब कुछ नियम के वाक्य और पढ़ते हैं। कुछ वाक्य में आपको मिलेगा देखने को एफ्यू। अगर आपको एफ्यू मिल जाए तो आपको वाक्य कैसे चेंज करना है जब आपसे अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलाएंगे। तो एफ्यू मिल जाए ना आपको, उसकी असर्टिव में कैसे चेंज करोगे? एफ्यू बदल जाएगा नॉट मैनी के अंदर। एफ्यू का अर्थ होता है कुछ लोग थे, एफ्यू का अर्थ क्या होता है? कुछ ही लोग थे। नॉट मैनी का अर्थ होता है ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे यानी कुछ ही लोग थे, दोनों का अर्थ सेम ही है। तो एफ्यू किस में बदल जाएगा? नॉट मैनी में बदल जाएगा। ये नियम आप याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट बनता है इस एग्ज़ाम के लिए। एफ्यू किस में बदलेगा? नॉट मैनी में बदलेगा। अब देखो एक मिनट, आप पहला उदाहरण देखो, ही हैज़ ए फ्यू फ्रेंड्स इन दैट सिटी। आपको और वाक्य भूल जाना है जब भी ए फ्यू मिले, यानी इसमें आपको क्या नजर आया? ए फ्यू, यानी आपको पता चल गया इसको किस में बदलना है? नॉट मनी में बदलना है। तो हैज़ यहाँ आ गया तो कौन सा टेंस है? ये है एक प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहाँ हैज़ है ना, ये देखो हैज़, हैव, हैड, 3 फॉर्म होती है, हैज़, हैव, हैड।
तो ये एक तरह से फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ मैन वर्ब का काम कर रही है हैज। हैज यानी रखना। ही हैज ए फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी। अगर इसमें ए फ्यू का प्रयोग नहीं होता तो अपन इजारम और वाजवर वाले नियम से कर देते, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, ए फ्यू दे रखा है, तो हमें ए फ्यू वाला नियम लगाना है। इसमें देखो अगर हैज आ जाए तो आपको डू डज में बदल देना है, और हैड आ जाए तब आपको डिड में बदल देना है। अब देखो ही हैज़ ए फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी। अब देखो हैज़ है तो किस में बदल जाएगा, ही तो आ गया, ही हैज़ है तो एक वचन है तो डज लग गया, डज नोट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। डज नोट के बाद में क्या लग गया, हैव। हैव क्यों बन गया, हैज और हैव की जो बेस फॉर्म होती है वो होती है हैव, यानी हैज एक वचन के साथ आता है, हैव बहुवचन के साथ आता है, लेकिन जब इसके वर्ब में बात करते हैं तो इसकी जो बेस वर्ब होती है वो होती है हैव। तो वर्ब के रूप में हमेशा फिर हैव का प्रयोग करना जब आप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करो। तो ही डिज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स इन द सिटी, यानी फ्रेंड्स इन द सिटी, इसको तो आपको छेड़ना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब्जेक्ट को भी नहीं छेड़ना है, आपको चेंज कहाँ करना है, हैज है यानी आपको डू और डज लगाना है। तो देख लो एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू, तो डज लगा दिया। अब हमें पता है ए फ्यू को बदलना है और इस हैज को बदलना है, तब देखो डज तो लगा दिया। अब हमें नोट मनी, जब भी ए फ्यू बीच में आए तब आपको नोट मनी जब लगाओ तो नोट और मनी के बीच में आपको वर्ब रख देनी है। नोट मनी के बीच में क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। तो ही डज नोट हैव मैनी फ्रेंड्स इन द सिटी। आपके ऑप्शन में नोट मनी एक दो आंसर मिलेंगे, तब आपको अपने आप दिख जाएगा कि कौन सा सही है। तो आपको तो याद रखना है कि ए फ्यू किस में बदलेगा, नोट मनी में बदलेगा। तो ही डज नॉट हैव मनी फ्रेंड्स इन द सिटी। अब देखो मैन वर्ब हैज है, हैज को जब नेगेटिव में बदलते हैं तो हमें डू डज प्लस नोट प्लस हैव का प्रयोग करना होता है। डायरेक्ट याद रख लो, हैज किस में बदलेगा, डू या डज, फिर नोट लगा दो प्लस हैव, और नोट मनी के बीच में हैव आना ही है क्योंकि मनी ए पी किस में बदलेगा, नोट मनी में बदलेगा। तो देखो आई यू वी दे के साथ हमेशा डू लगता है, टेंस में भी मिलेगा आपको ये। ही सी इट राम के साथ डज लगता है, यानी एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू। इसके साथ साथ आपका टेंस भी क्लियर हो रहा है। अब देखो ए फ्यू वाला इतना अच्छा नियम है, इसको मैं आपको टेंस के साथ समझा देता हूँ ताकि आपको एक बार टेंस भी समझ में आ जाए और ए फ्यू को नोट मनी में कैसे बदलते हैं ये नियम आपके बिल्कुल परफेक्ट याद हो जाए। तो पहला देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आए जब भी, तो वाक्य देख लो आप डायरेक्ट, सी हैज़ ए फ्यू फ्रेंड्स इन कॉलेज। हैज़ फर्स्ट फॉर्म आ रखी है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किस में बदलेगा, डू और डज में बदलेगा। सी के साथ क्या आएगा, डज, तो सी डज नॉट हैव मनी फ्रेंड्स इन कॉलेज, ऊपर वाले की तरह ही था, डज लगा दिया, नोट लगा दिया, हैज का हैव बीच में आ गया, नोट मनी में बदल गया, बिल्कुल सही है। दूसरा मान लो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आए, यानी पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो देखो वी विजिटेड ए फ्यू प्लेस इन राजस्थान। विजिटेड क्या है, सेकंड फॉर्म में ए फ्यू का प्रयोग हुआ है, हमें पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है यानी डिड का प्रयोग करना है, तो वी का वी लगा दिया। विजिटेड में क्या डू या डज लगाया था प्रेजेंट में, इसमें क्या लगाएंगे, डिड, तो डिड नोट लगा दिया। डिड नोट के बाद में नोट यानी विजिटेड किस में बदल जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में, तो विजिट आ गया, यानी नोट और मनी के बीच में वर्ब आ गई उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो विजिट आ गया, आगे वाला कोई चेंज करना नहीं है। तो वी डिड नोट, देखो दोबारा वी के साथ क्या लग गया, विजिटेड है तो डिड नोट लग गया, विजिट लगाया और मैनी लगा दिया, डिड नोट विजिट मैनी प्लेसेज इन राजस्थान। पास्ट टेंस समझ में आ गया, प्रेजेंट आ गया। फ्यूचर की बात कर लेते हैं, नीचे देखो फ्यूचर में किसका प्रयोग होता है, विल और सेल का प्रयोग होता है, ये तो इजी है। वी विल इनवाइट ए फ्यू गेस्ट, विल का प्रयोग हो गया, ए फ्यू आया है, हमें पता चल गया फ्यूचर टेंस है। देखो नेगेटिव कैसे बनेगा, वी तो लगा दिया, विल पहले से आ रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वी विल नोट इनवाइट लगा दिया, ए फ्यू है। अब इसमें देखो कुछ नहीं करना, नोट के बाद में इनवाइट लगाया, मैंने लगा दिया, गेस्ट लगा दिया, तो वी विल नोट इनवाइट मैनी गेस्ट। अब आपको समझ आ चुका होगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें कैसे बदलता है। प्रेजेंट में तो डू डज का प्रयोग कर दो, फर्स्ट फॉर्म आए तो, सेकंड आए तो डिड का प्रयोग कर दो, और विल आए तो डायरेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर मैंने का प्रयोग कर दो। आपको तो याद रखना है जो सब्जेक्ट है उसके आगे पहले तो लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब, डू डज डिड विल जो भी आए, उसके बाद में आपको नोट लगेगा, नोट के बाद में वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में आपको लगा देना है मनी। बस उत्तर हो गया, आगे चलते हैं। अब देखो
प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर ली थी, तो अब दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। कंटिन्यूस की बात भी करेंगे, लेकिन पहले परफेक्ट की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट अपनी स्लाइड में ही परफेक्ट आ गया, तो परफेक्ट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जब भी हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तब हमें पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है। देखो, दे हैव मेड ए फ्यू मिस्टेक। हैव क्यों आया, क्योंकि दे क्या है, बहुवचन है, तो दे हैव मेड ए फ्यू मिस्टेक। हमें पता, मैड देखो, मैक मैड मैड थर्ड फॉर्म है, हमें पता चल गया। तो ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसको बदलते हैं। देखो, देख तो आ गया, हैव है, हैव को चेंज करना नहीं है, हमें डायरेक्ट नोट लगाना है। नोट के साथ भी हैव ये परफेक्ट है, तो हमें कोई वर्ब में भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि मैड का मैड ही रह जाएगा, थर्ड फॉर्म ही आई है, थर्ड फॉर्म ही रहेगी, हमें इसमें कुछ नहीं करना। परफेक्ट टेंस तो ईजी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको मिल जाएगी, वर्ब की फॉर्म भी आपको मिल जाएगी, कोई चेंज नहीं करना आपको। बस हैव के बाद में आपको नोट लगा देना है और आगे मैनी लगा देना है। एफ यू चेंज हो गया, दे हैव नोट मेड मैनी मिस्टेक, कुछ भी चेंज नहीं किया। सिर्फ ये जो मैड आई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके एक तरफ नोट लगा दिया, एक तरफ मैनी लगा दिया और एफ यू को हटा दिया, और कुछ भी चेंज नहीं किया। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेम है। सी हैड रीड ए फ्यू नॉवेल्स बिफोर द टेस्ट, बिफोर यानी पहले। देखो, सी हैड लगा दिया, ये जो रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, तो इसमें नोट और मैनी को बीच में ले आया और हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। सी हैड नोट रीड मैनी नॉवेल्स बिफोर द टेस्ट, यानी परफेक्ट वाला तो और भी इजी है, इसमें तो नोट और मैनी का प्रयोग ही करना है और बीच में वर्ब लगा देनी है। ये कब लग रहा है, जब ये एफ यू बीच में आएगा। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव और शैल हैव पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखो, बाय टुमारो लिख दिया, वी लिख दिया, यहाँ तक तो कुछ चेंज नहीं करना था। विल हैव, तो विल हैव था, तो विल के बाद में हमने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। विल नोट हैव कंप्लीटेड, और ये वर्ब सेम ही आ गई और आगे लगा दिया मैनी, तो टास्क, यानी विल हैव, ये विल नोट हैव, इसकी जगह अपन विल हैव नोट भी लगा सकते थे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन विल नोट हैव कंप्लीटेड मैनी टास्क, यानी परफेक्ट में तो क्या है, आपको वर्ब भी मिलेगी और थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जो थर्ड फॉर्म मिले इसके एक तरफ तो नोट लगा देना है, दूसरी तरफ आपको मनी लगा देना है, और कुछ भी नहीं करना। बात प्रेजेंट में अच्छा थी, प्रेजेंट का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब फर्स्ट फॉर्म हो तो डू और डज लगाओ, सेकेंड हो तो डिड लगाओ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। आगे चलते हैं। अब एक कंटिन्यूस टेंस होता है, हमारे टेंस भी साथ साथ क्लियर होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, पास्ट कंटिन्यूस होता है और फ्यूचर कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस क्या होता है, जिसमें कार्य लगातार जारी रहता है। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यहाँ एफ यू बहुत कम आता है, फिर भी पॉसिबल है, एफ यू का प्रयोग कम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, लेकिन उदाहरण देखना आप, कई बार आ भी जाता है। दे आर कॉलिंग ए फ्यू पीपल फॉर हेल्प, इसमें इजारम आता है प्रेजेंट में, प्लस आई एन जी दिखेगी आपको, इजारम के साथ आई एन जी, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। देखो, दे आर कॉलिंग ए फ्यू पीपल फॉर हेल्प, वे कुछ लोगों को मदद के लिए बुला रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। नेगेटिव क्या बनेगा, देखो, दे आर सेम है, ये कॉलिंग है ना, इस कॉलिंग को आप इसके बीच में ले आओ, नोट और मनी के, और कुछ भी चेंज नहीं करना। जैसे परफेक्ट था वैसे ही कंटिन्यूस बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आपको दी हुई मिलेगी, तो आपको तो नोट और मनी के बीच में वर्ब को रख देना है। पास्ट में क्या होगा, वाज वर्ब मिलेगा प्लस आई एन जी मिलेगी, ये मिल गई। ही हैज़ हेल्पिंग ए फ्यू स्टूडेंट यस्टरडे, तो वाज लगा दिया हमने, ये हेल्पिंग था, इसको नोट और मनी के बीच में ले आए, ए फ्यू हटा दिया। ही वाज नॉट हेल्पिंग मनी स्टूडेंट यस्टरडे, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी और शैल भी मिलेगा आपको, और आई एन जी मिलेगा। तो इसमें क्या करना है, विल तो लगा दिया, विल के बाद में नोट लगा दिया और बी लगा दिया और टीचिंग, और देखो ये नोट और मनी के बीच में क्या लगा दिया, ये बी टीचिंग लगा दिया। कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, सेम किया और आंसर आ गया। इन नो टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब इन तीनों में से जिनमें भी हेल्पिंग वर्ब आई है वो तो ईजी है, उनके आगे नोट लगाया, बीच में वर्ब लिखी और मैंने लगा दिया, यानी हेल्पिंग वर्ब आई जैसे इज आ गई, तो यहाँ इज के आगे नोट लगाया, यहाँ वर्ब लिखी और मैंने लगा दिया, जितने भी थे लगा दिया। लेकिन जब
प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, अगर फर्स्ट फॉर्म आई तो डू और डज लगाना है, एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू, आई और यू के साथ भी डू। जब सेकंड फॉर्म आपको मिल जाए तब आप डिड लगा देना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों में ही लगानी है। आपको अच्छे से एफ्यू वाला याद हो चुका होगा, इतने सारे उदाहरण हमने कर लिए हैं। आगे चलते हैं। अब देखो, अब तक जितने भी एफ्यू वाले नोट मनी में बदल रहे थे उनमें एफ्यू कहाँ कहाँ आ रहा था, वाक्य के बीच में आ रहा था। अब कुछ वाक्यों के एफ्यू बीच में ना आकर वाक्य के शुरू में आता है, उनमें क्या करना है। देखो, एफ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, इसमें वाक्य के शुरू में एफ्यू आ रहा है, ये उससे ज़्यादा ईजी है। जब भी एफ्यू शुरू में आ जाए यानी एफ्यू को किस में बदलेंगे, नोट मनी में। इसमें कुछ नहीं करना, एफ्यू की जगह नोट मनी डायरेक्ट लिख दो, कुछ भी नहीं करना, और सेम टू सेम लिख दो, कुछ भी नहीं चेंज करना है। एफ्यू अगर शुरू में आ जाए तब आपको नोट मनी लगाना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। दूसरा देखो, ए फ्यू बॉयज़ वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो नोट मनी बॉयज़ वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, यानी अगर ए फ्यू वाक्य के प्रारंभ में आ जाए तब आपको ए फ्यू को नोट मनी में बदल देना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। लेकिन जब भी ए फ्यू वर्ब सेंटेंस के बीच में आए तब आपको चेंज करना है, क्योंकि नोट और मनी के बीच में वर्ब आ जाएगी। आप एफ्यू वाले दोनों नियम बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। आपके तो आएगा तो मुझे लगता है ये एफ्यू शुरू वाला आ जाएगा तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा, बीच वाला आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। यहाँ मैंने लिख भी रखा था, शुरू में एफ्यू आए तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब कुछ शब्द देखो हमने पढ़ा, एफ्यू किस में बदल जाएगा, नोट मनी में बदल जाएगा। और भी कुछ वाक्य होते हैं वो भी इसी तरह बदलने हैं आपको, सेम टू सेम नियम के आधार पर। जैसे एफ्यू मिले तो किस में बदलेगा, नोट मनी में बदल देना। अब ए लिटिल मिल जाए मान लो, एफ्यू तो क्या बताता है, संख्या बताता है, लिटिल क्या बताता है, मात्रा बताता है। तो एफ्यू मनी भी यानी भी संख्या बताता है, एफ्यू तो किस में बदल गया, नोट मनी में। अगर ए लिटिल आ जाए तो किस में बदल दो, नोट मच में बदल दो। सेम टू सेम नियम है और कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। अब देखो, अगर फ्यू आ जाए, फ्यू यानी बहुत कम, यानी न के बराबर कोई चीज़ है ही नहीं, तो उसके लिए लगाते हैं फ्यू और लिटल। तो फ्यू की जगह क्या लगा दो, या तो वेरी फ्यू लगा हुआ मिलेगा आपको, या हार्डली एनी मिलेगा। अगर लिटल आ जाए तो वेरी लिटल मिलेगा, या हार्डली एनी आप लगा सकते हो। लेकिन आप ए वाला याद रखना, एफ्यू किस में बदलेगा, नोट मनी में, ए लिटिल किस में बदलेगा, नोट मच में। और फ्यू और लिटिल आ जाए तो या तो हार्डली एनी में बदलेगा या वेरी फ्यू में बदलेगा। लिटिल आ जाए तो हार्डली एनी में बदलेगा या वेरी लिटिल में बदलेगा। चारों नियम आपको याद हो गए। अब देखो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब लिटिल वाले देखते हैं। देखो, आई हैव ए लिटिल टाइम, ए लिटिल आ गया, आपको पता चल गया ए लिटिल आ रखा है। तो देखो, हैव हैज आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, हमें पता चल गया प्रेजेंट टेंस है। आई किस में बदल दिया, डू लग गया, नोट लगा दिया, नोट और मच के बीच में ये हैव लगा दिया। हैज होता तो भी हैव लगाते हैं, हैव होता तो भी हैव लगाते हैं। तो आई डू नॉट हैव मच टाइम, कुछ भी चेंज नहीं किया। वहाँ नोट मनी लगा रखे थे, यहाँ क्या लगा दिया, नोट मच लगा दिया। दोनों याद रखना, अगर एफ्यू आए तो नोट मनी लगाओ, ए लिटिल आए तो नोट मच लगाओ। दूसरा देखो, सी गेव ए लिटिल एडवाइस, गेव सेकंड फॉर्म आ गई है तो सेकंड आते ही पास्ट टेंस है तो डिड लगा दो। देखो, सी डिड नोट लगा दिया और गेव का पहली फॉर्म क्या हो गई, गिव, तो मच लगा दिया एडवाइस। सी डिड नोट गिव मच एडवाइस, नोट और मच के बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देनी है, डिड लगाई दिया। अब दो उदाहरण इनके देख लेते हैं, फ्यू और लिटिल के। देखो, फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, फ्यू स्टूडेंट पास्ड द एग्जाम, यानी बहुत कम छात्र पास हुए। फ्यू का अर्थ है कि न के बराबर कोई पास हुए हैं। तो हार्डली एनी या वेरी फ्यू से बना सकते हैं। तो देखो, हार्डली एनी शुरू में आ रखा है, इसमें देखो आप ही कहाँ रखा है, शुरू में, तो कुछ भी चेंज नहीं करना हमें, तो हार्डली एनी लगाया और वैसा का वैसा ही लिख दिया। इसमें देखो, देयर इज लिटिल वाटर इन द बोतल, इसमें लिटिल का प्रयोग हुआ है लेकिन बीच में हुआ है, वही बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज लगा रखा है तो देयर इज हमने भी लगा दिया। हमें लिटिल को किस में बदलना है, वेरी लिटिल में बदलना है। तो देयर इज वेरी लिटिल वाटर इन द बोतल, यानी लिटिल है तो इसको किस में बदल दिया, वेरी लिटिल में बदल दिया। लेकिन ये आपको पूछा नहीं जाना है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर,
क्योंकि ये नकारात्मक भाव तो दे रहा है लेकिन इसके अंदर नोट का प्रयोग कहीं नहीं हो रहा है, हार्डली तो फिर भी नेगेटिव की तरह यूज होता है, तो इसके लिए तो ये तो सही है। लेकिन इसमें आपको वेरी लिटिल तो आया है, लेकिन ये एक तरह से नकारात्मक वाक्य के साथ देखने में नहीं लगता है, इसलिए ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाना है। वैसे तो ईजी है, आपको तो एफ यू वाला याद रखना है सबसे ज़्यादा, तो नोट मनी में बदल जाएगा। शुरू में आए तो डायरेक्ट नोट मनी लगाओ, कुछ भी चेंज नहीं। बीच में आए तो बीच में इन दोनों के बीच में वर्ब लगा दो। ए लिटिल किस में बदलेगा, नोट मच में बदलेगा। फ्यू किस में बदलेगा, हार्डली एनी। लिटिल किस में बदलेगा, हार्डली एनी। आप जब भी देखोगे वहाँ तो आपको अपने आप उस चारों जो ऑप्शन आएंगे उसमें उत्तर दिख जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब रूल नंबर नेक्स्ट है एवरी और नो। अगर अभी तक तुमने पढ़ा था एफ यू आए तो किस में बदलेगा, नोट मनी में। अब अगर एवरी आ जाए पर्सन में, एवरी आ जाए जब पॉजिटिव वाक्य हो तब उसको किस में बदलेंगे, एवरी हमेशा नो में बदल जाएगा। आपको तो इतना याद रखना है, एवरी वन आए, एवरी बॉडी आए, एवरी के साथ कोई भी शब्द आए उसका हमें कुछ नहीं लेना देना है। जो एवरी शब्द है ना वो किस में बदल जाएगा, वो नो में बदल जाएगा। ये एक नया नियम है, अच्छा नियम है। इसके पर्सन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। एवरी किस में बदलेगा, नो में। आपको 2-3 नियम ही तो है इंपॉर्टेंट, एवरी वाला और एफ यू वाला जो याद रखने हैं। एवरी किस में बदलेगा, नो में बदलेगा। देखो जब वाक्य में एवरी या ईच हो, एवरी यानी प्रत्येक, ईच यानी प्रत्येक, दोनों का एक साथ ले लो। जब वाक्य में एवरी या ईच हो तो उसे नेगेटिव में बदलना हो तो हम उसे नो में बदलते हैं। चाहे एवरी हो चाहे ईच हो, हमें क्या लगाना है, नो लगा देना है। और मुख्य वर्ब आइडिया को भी उसके अपोजिट में बदलते हैं। जो हम शुरू में बदलते आ रहे हैं ना वो ही है, एवरी या ईच को भी नो में बदल दो और जो आगे जो वर्ब या जो भी आइडिया दे रखा है उसको अपोजिट बना दो। शुरू वाले उदाहरण किए तो वही है। तो देखो एवरी स्टूडेंट लाइक्स म्यूजिक, तो एवरी किस में बदल गया, नो में। तो नो स्टूडेंट लाइक से बदल गया इसका अपोजिट, डिसलाइक म्यूजिक। तो नो स्टूडेंट डिसलाइक म्यूजिक। एवरी सिटीजन मस्ट फॉलो द लॉ, तो नो सिटीजन मस्ट फॉलो का क्या हो जाएगा, ब्रेक द लॉ। फॉलो यानी अनुसरण करना, ब्रेक यानी तोड़ना। तो नो सिटीजन मस्ट ब्रेक द लॉ, बड़ा इजी नियम है। एवरी रोज हैज थॉर्न्स, एवरी गुलाब क्या रखता है, कांटे रखता है। तो नो रोज इज, यहाँ हैज थॉर्न था तो हैज यानी रखना, विदाउट यानी के बिना, तो इज आ गया। ये अपना वो वाला नियम है जो आई हैव ए कार उसकी तरह था। एवरी रोज हैव थॉर्न्स, तो नो रोज इज लगा दिया, हैज है तो, और विदाउट का प्रयोग कर दिया। नो रोज इज विदाउट थॉर्न्स। आई ट्राइड एवरी प्लान, इसमें देखो इसमें एवरी तो आया है लेकिन बीच में आया है। शुरू में आए तो इजी बनता है लेकिन बीच में आए तो थोड़ा सा उसको हार्ड बनाते हैं कि आई ट्राइड एवरी, मैंने एवरी प्लान को ट्राई किया है तो इसका क्या बनेगा, आई तो आ गया, ट्राइड का आप अपोजिट बनाओ, ट्राइड यानी ट्राई कोशिश करना, लेफ्ट यानी छोड़ना। तो आई लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, ट्राइड का क्या बन गया, अनट्राइड। तो यहाँ एवरी प्लान क्या हो गया, लेफ्ट नो प्लान। ये थोड़ा सा अच्छा उदाहरण है, आप इसको याद रखना। आई ट्राइड एवरी प्लान किस में बदलेगा, आई लेफ्ट नो प्लान एंटायर ट्राइड, यानी एवरी बीच में आया तो थोड़ा सा हार्ड बना है। आई लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, आपको याद रह जाएगा, आई लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। एवरी गेन हैज पेन, अच्छा उदाहरण है, एवरी गेन हैज पेन। तो नो गेन, हैज को किस में बदल देंगे, इज आ रहा है वो में बदल देंगे, विदाउट लगा देंगे। नो गेन इज विदाउट पेन, बहुत अच्छा उदाहरण है, नो गेन इज विदाउट पेन। इज वाला अपन ने पहले पढ़ा है, विदाउट वाला तो, और एवरी किस में बदल दो, नो में बदल दो। आगे वाला जो आइडिया वर्ब आए उसको भी अपोजिट बना दो। बड़ा इजी नियम था, हम पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा पढ़ लिया है। याद रखना एवरी किस में बदलेगा, नो में बदलेगा। देखो नो वर्कर फेल्ड टू अटेंड द मीटिंग, कोई कर्मचारी मीटिंग में आने से चूका नहीं। फेल्ड टू वाला हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो ये जब नो वर्कर फेल टू अटेंड द मीटिंग नकारात्मक में दे रखा है, आपको सकारात्मक बदलावेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उस ऑप्शन में सकारात्मक देख लेना है, आपको सकारात्मक से नकारात्मक में ही बदलना है ताकि आपको ईजी लगे। अब वरना आप ऊपर देखोगे तो उसमें एवरी वगैरह कुछ नहीं दिखे तो आपको नियम ही याद नहीं आएंगे। अब आप नीचे ऑप्शन में देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि एवरी वाले पर्सन है, तो देखो एवरी वर्कर डिड नॉट फेल टू अटेंड द मीटिंग। अब इसके अनुसार बदल दो, एवरी किस में बदल गया, नो में बदल गया। तो नो वर्कर फेल्ड टू बदल गया डिड नॉट फेल टू में, फेल्ड टू सेकेंड फॉर्म है तो डिड नॉट फेल टू अटेंड द मीटिंग। या फिर कैसे बदल सकते हैं, देखो एवरी वर्कर का हो गया नो वर्कर अटेंडेड द मीटिंग, इसका भी क्या बनेगा, एवरी वर्कर का नो वर्कर फेल्ड टू अटेंड द मीटिंग, सेम बनेगा दोनों का।
एवरी वर्कर अटेंडेड द मीटिंग, ये भी एक तरह पास्ट टेंस ही था, तो नो वर्कर फेल्ड टू अटेंड द मीटिंग। दोनों को आपको याद रखना है, ज़्यादा कोई दिक्कत इसमें है नहीं। फेल्ड टू और फेल्ड टू वाला है अपन पहले पढ़ चुके हैं। के साथ में अगर कुछ जब ये आए आपके लिए, फेल टू वाला कब लगाएंगे, देखो एक उदाहरण है, एवरी चाइल्ड लाइक्स चॉकलेट। तो कैसे बना सकते हैं, एवरी वाला ये है, एवरी चाइल्ड लाइक्स चॉकलेट, प्रत्येक विद्यार्थी चॉकलेट को पसंद करता है। तो देखो एवरी तो बदल जाएगा नो में, तो नो चाइल्ड फेल्स टू लाइक, या डिसलाइक भी बोल सकते थे, नो चाइल्ड डिसलाइक चॉकलेट। कोई भी बच्चा चॉकलेट को ना पसंद नहीं करता है, एक ही बात थी। लेकिन देखो एवरी चाइल्ड लाइक्स चॉकलेट क्या बनेगा, नो चाइल्ड फेल्स टू लाइक चॉकलेट। एवरी स्टूडेंट पास्ट द एग्जाम क्या होगा, नो स्टूडेंट फेल्ड टू, यानी पास्ट है, यहाँ फेल्स क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ लाइक्स था, प्रेजेंट था, यहाँ फेल्ड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पास्ट है, पास्ट टेंस है। तो देखो एवरी स्टूडेंट पास्ट द एग्ज़ाम, नो स्टूडेंट फेल्ड टू पास द एग्ज़ाम, दोनों अच्छे हैं। फेल्ड टू के बाद पास क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो नो स्टूडेंट फेल्ड टू पास द एग्ज़ाम, दोनों इजी हैं। एवरी चाइल्ड लाइक्स चॉकलेट, नो चाइल्ड फेल्स टू लाइक चॉकलेट। एवरी स्टूडेंट पास्ड द एग्ज़ाम, नो स्टूडेंट फेल्ड टू पास द एग्ज़ाम, दोनों याद रह जाएंगे आपके। न है तो उदाहरण देख के आपको याद आ जाएगा। आपको तो इसका एक ही नियम था कि जब आप उसका हिंदी अर्थ करो तो इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, तो आप ऑप्शन का हिंदी अर्थ करके देख लेना, कईयों के तो अर्थ बदल जाएंगे और इसका अर्थ नहीं बदलेगा। आगे देखो एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, प्रत्येक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, प्रेजेंट में है। तो देखो नो मदर, एवरी किस में बदल गया, नो में, नो मदर फेल्स टू लगा दिया, लव हर चाइल्ड, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये और कैसे बन सकता था, आप इसको याद रखना। देखो एवरी वाला ही बात करते हैं, एवरी मदर डज नॉट फेल टू लव हर चाइल्ड, क्योंकि ये कैसे कौन सा टेंस है, लव्स वाला, प्रेजेंट टेंस है, तो अपन डू और डज लगा सकते हैं। तो एवरी मदर डज लगा दिया, नोट लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म लगा दी, टू लव हर चाइल्ड, यानी एवरी मदर डज नॉट फेल टू लव हर चाइल्ड। देखो प्रेजेंट के अनुसार बनाया है, एवरी मदर के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, नोट लगा दिया, जो फेल टू वाला अपन लगाते हैं ना, उसमें फेल टू लव हर चाइल्ड। दोनों आपको याद हैं, एक तो डायरेक्ट वाला फेल्स टू वाला, एक डज नॉट फेल टू वाला, इसमें तो फेल्स टू आएगा, इसमें डज नॉट फेल टू आएगा। अब एक वाला ये जो तीसरा नियम है ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोबारा पूछा जा सकता है। इसको देखो आप, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, इसका और कैसे बना सकते, इसको आप देखो, मुझे तो पता है प्रेजेंट टेंस है, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एवरी को हम कई बार किस में बदल देते हैं, देर इज नो में, नो में तो बदल रहे हैं, लेकिन किस में बदलते हैं, देर इज नो में बदल देते हैं, देर इज नो। अब देखो एवरी को किस में बदल दिया, देर इज नो, अब मदर लिख दिया, एक तो इसमें देर इज नो मदर लिख दिया। जब सब्जेक्ट आ जाए उसके बाद में हमें जब हेल्पिंग वर्ब लगानी है तब हम किसको बदलते हैं, इसको हु डज नॉट में बदल देते हैं, यानी प्रेजेंट है तो हु डज नॉट, पास्ट है तो हु डिड नॉट में बदल देते हैं और वैसा का वैसा लिख देते हैं। ये उदाहरण याद रखना। शुरू तक किससे करना है, देर इज नो, यानी नो की जगह क्या लिख देना है, देर इज नो, एवरी की जगह आ गया, मदर लगा दिया, फिर आगे लिखना है हु डज नॉट या हु डिड नॉट, दोनों में से बदल जाएगा। दोबारा बात करते हैं, देखो ये प्रश्न कैसे पूछा गया इसकी बात करेंगे अपन। एवरी जब हम इसे नेगेटिव में बदलते हैं तो नो प्लस नाउन प्लस फेल्स टू वाला लगाते हैं, या कौन सा लगा सकते हैं, देखो देर इज नो फिर हु डज नॉट, यानी देर इज नो के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर लगाएंगे हु डज नॉट, जैसे वाक्य बनते हैं। प्रेजेंट है तो डज नॉट आ गया, पास्ट होता तो डिड नॉट आ जाता। अब देखो एक ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, पर्सन आगे बात करेंगे, पहले ये उदाहरण दे रखे हैं यहाँ देखो, एवरी स्टूडेंट ओबेज द रूल। अब देखो एवरी स्टूडेंट ओबेज द रूल, प्रेजेंट टेंस है, तो देखो देर इज नो स्टूडेंट हु डज नॉट ओबे द रूल्स, कोई चेंजमेंट नहीं है आगे, हु डज नॉट लगाया, देर इज नो लगाया। एवरी गर्ल सैंग ब्यूटीफुली, सेकेंड फॉर्म दे रखी है, तो देर इज नो गर्ल हु डिड नॉट सिंग ब्यूटीफुली, सैंग किस में बदल गया, सिंग में, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आनी है, पास्ट टेंस है। देर इज नो गर्ल हु डिड नॉट सिंग ब्यूटीफुली। एवरी सिटीजन शुड वोट, तो देर इज नोट सिटीजन हु, शुड आ गया है यानी मॉडल आ रखा है, तो डायरेक्ट कुछ भी चेंज नहीं करना, ही शुड नॉट वोट डायरेक्ट लगा दिया।
यानी प्रेजेंट पास्ट में तो अपन बदल रहे थे, लेकिन ये तो खुद शुड आ गया, तो इसके बाद डायरेक्ट नोट लगा दो। देयर इज नो सिटीजन हु, जैसे डज नॉट डिड नॉट था तो हु शुड नॉट लगा दो, हु शुड नॉट वोट। यानी आपको करना क्या है, एवरी को एक और नियम होता है, उसमें किससे स्टार्ट कर सकते हैं, देयर इज नो से स्टार्ट करो, सब्जेक्ट लगाओ, फिर आगे लगाओ प्रेजेंट है तो हु डज नॉट, पास्ट है तो हु डिड नॉट। अब देखो प्रश्न कैसा पूछा गया है, आगे चलते हैं। ये पूछा गया था एलडीसी में, चेंज फ्रॉम असर्टिव टू नेगेटिव, यानी साधारण वाक्य को नेगेटिव में बदलना है। क्या प्रश्न था, एवरी वन मैक्स मिस्टेक, प्रत्येक क्या करता है, गलती करता है, सभी गलती करते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति गलती करता है। अब हमें पता है एवरी को किस में बदलना है, नो वन में बदलना है। देखो एनी वन कैन मिस्टेक, ये तो देखो नेगेटिव बनाना है, इसमें तो नोट ही नहीं आया, तो ये तो डायरेक्ट कट गया। देर इज नन हु इज मिस्टेक फ्री, इसमें देखो देर इज तो आया, लेकिन देर इज के बाद नो आना चाहिए था, प्लस अपने नियम के अनुसार डज नॉट वाला भी आना चाहिए था। वैसे इसका अर्थ देखा जाए, देखो देयर इज नन हु इज मिस्टेक फ्री, ऐसा कोई भी नहीं है जो गलती फ्री है, लेकिन ये सही हो सकता है, अगर और कोई आंसर ही नहीं होता तो ये सही हो सकता था, लेकिन ये गलत है। यहाँ देखो नो वन इज विद मिस्टेक, नो वन इज विद मिस्टेक, ये तो वाक्य ही गलत दे रखा है इसने। अब देखो अपना वाक्य, देयर इज नो, अपने लगाया देयर इज नो, एवरी को बदल दिया और वन तो आ ही गया इसके साथ, देयर इज नो वन। अब हमने लगा दिया हु डज नॉट, क्योंकि पर मैक्स था, प्रेजेंट टेंस था, हु डज नॉट, मैक्स का क्या बन गया, मेक और मिस्टेक्स, कोई गलती नहीं है। देयर इज दो नो वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, ये पूछा गया है, आप इसको याद रखना। जब भी एवरी को नो में तो चेंज करते हैं, लेकिन जब इस विभाग में चेंज करते हैं देयर इज नो से, तब डज नॉट का भी प्रयोग करते हैं, बीच में हु भी लगाते हैं। अच्छे से समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब देखो एक होता है ओनली अलोन, एक शब्द आता है ओनली, एक होता है अलोन। अगर वाक्य में आपको ओनली मिल जाए या अलोन मिल जाए, प्लस कोई पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम मिले उसके साथ, तब आपको क्या करना है, देखो ओनली या अलोन किस में बदल जाएगा, नन बट में बदल जाएगा। ओनली आए या नन आए, या ओनली आए या अलोन आए, किस में बदल जाएगा, नन बट, एन ओ एन ए, नन बट में बदल जाएगा, और वही पर्सन दोबारा आ जाएगा। उदाहरण देखो आप तब समझ में आएगा, ओनली ए पुअर कैन बेग लाइक दिस, ओनली का प्रयोग हुआ है तो देखो नन बट लगा दो, प्रारंभ में आया है तो और भी इजी हो गया, नन बट ए पुअर कैन बेग लाइक दिस, कुछ नहीं किया हमने, ओनली की जगह क्या लगा दिया, नॉन बट का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया, नन बट का प्रयोग कर दिया। ओनली की जगह क्या लगाया है, नन और बट लगाया है। ओनली ए पुअर कैन बेग लाइक दिस, नन बट ए पुअर कैन बेग लाइक दिस, कुछ भी नहीं किया, वही ए पी वाला जब शुरू में ऐड करते हैं वही किया। देखो और इसको कैसे बना सकते हैं, आपके तो ऑप्शन आने हैं, तो वो किसी भी तरीके से आ सकते हैं। दूसरा देखो नन, नन के बाद में क्या लगा सकते हैं, ये जो कैन आया है इसमें, या जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो लगा सकते हैं। देखो नन कैन, यानी जो ये आगे वाला वाक्य है ना, वो देखो आप कैन, यानी जहाँ से हेल्पिंग वर्ब शुरू होती है, यहाँ ऊपर देखो ओनली ए पुअर कैन बेग लाइक दिस, सब्जेक्ट को छोड़ दो, ओनली के साथ क्या आया है, पर्सन, यानी व्यक्ति का नाम आया है, उसको तो आप छोड़ दो, और हेल्पिंग वर्ब जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से आप देखना, नन कैन बेग लाइक दिस। अब बट लगाओ और इस सब्जेक्ट को आप लिख दो। को दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं। पहला तो आप नन बट अगर शुरू में आ जाए तो वाक्य वैसा का वैसा कर दो। दूसरा देखो नन लगाना है आपको, जहाँ से हेल्पिंग वर्ब शुरू हो वो वाक्य वैसा का वैसा लिख देना नन के साथ, नन कैन बेग लाइक दिस, और फिर बट लगाना है, बट के साथ आपको सब्जेक्ट लगा देना है जो है ए पुअर, नन कैन बेग लाइक दिस बट ए पुअर। दोनों ही सही है, दोनों का अर्थ सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है, इस प्रकार आप लगा सकते हो। देखो ओनली और अलोन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन नन बट से ही शुरू होता है, यह केवल व्यक्ति यानी पर्सन पर ही लागू होता है। जैसे ए पुअर दे रखा था, यह एक व्यक्ति था, यानी ओनली और अलोन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन नन बट से ही शुरू होता है जब यह केवल व्यक्ति या पर्सन पर लागू होता है। यानी जब भी ओनली या अलोन के साथ सब्जेक्ट हो वो कोई पर्सन या व्यक्ति हो, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई यानी कोई चीज़ है या कोई थिंग या वस्तु है या कोई आइडिया है तो नथिंग बट लगेगा। यानी अगर पर्सन है तो नन बट लगा दो ओनली या अलोन की जगह, या कोई वस्तु है तो या कोई आइडिया है तो नथिंग बट लगा दो। देखो एक उदाहरण देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द ब्रेव अलोन डिजर्व द रिवार्ड, बहादुर ही
अवार्ड लेने को डिजर्व करते हैं, ऐसा कुछ है। हमें तो अलोन का प्रयोग मिल गया तो हमारा उदाहरण सेट हो जाएगा। देखो नन बट से स्टार्ट कर दो, क्योंकि द ब्रेव यानी व्यक्ति को परिभाषित कर रहा है। तो नन बट द ब्रेव डिजर्व द रिवार्ड, नन बट अगर शुरू में लगाओ तो पूरा वाक्य वैसा का वैसा लिख दो, या फिर नन डिजर्व द रिवार्ड बट द ब्रेव, बट के साथ सब्जेक्ट आगे भी लिख सकते हैं। दोनों नियम आपको याद है। अब देखो दूसरा वाला, ही वांट्स ओनली मनी, मनी क्या है, पैसा है, एक वस्तु का है, कोई पर्सन तो है नहीं। ही वांट्स ओनली मनी, ओनली का प्रयोग हुआ है। तो देखो ही वांट्स नथिंग बट मनी, ओनली की जगह क्या आ गया, नथिंग बट आ गया और कुछ भी चेंज नहीं किया। ही वांट्स नथिंग बट मनी। दूसरा देखो सी एट ओनली फ्रूट्स, देखो सी एट नथिंग बट फ्रूट्स, कुछ भी चेंज नहीं किया है हमने। सी एट ओनली फ्रूट्स का कर दिया सी एट नथिंग बट फ्रूट्स। ये ओनली अगर बीच में आए वस्तु या आइडिया के पहले तो ओनली की जगह लगा दो नथिंग बट, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। बाकी नन बट आप शुरू में भी लगा सकते हो, बट को आप आगे भी ले जा सकते हो। जब नन बट शुरू में लगाओ तो वैसा का वैसा, और अगर बीच में लगाओ तो जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो वाक्य ले आओ नन के साथ, और बट के साथ सिर्फ आप सब्जेक्ट को ले जाओ। आप समझ चुके होंगे ओनली और अलोन, नन बट और नथिंग बट का प्रयोग। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है एज सून एज। अगर आपको वाक्य में एज सून एज नज़र आता है तो आप क्या करोगे, उसको आप बदल दोगे नो सूनर में। एज सून एज किस में बदल जाएगा, नो सूनर में बदल जाएगा। उसके बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है। यानी जब भी आपको अफर्मेटिव वाक्य में एज सून एज का प्रयोग मिलेगा तो आपको उसको नो सूनर में बदल देना है। नो सूनर में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, और नो सूनर के साथ हमेशा THAN देन का प्रयोग होता है। ये आपको याद रखना है। आपका तो इससे ही सही हो जाएगा कि नो सूनर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन का प्रयोग होता है। अगर देन ही याद रह गया तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऑप्शन में तो देन का प्रयोग ही नहीं आएगा। देखो नो सूनर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आता है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट प्लस इनवर्जन का हिस्सा है। देखो इसमें कैसे आता है, जब अफर्मेटिव आएगा तो एज सून एज का प्रयोग होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी दोनों तरफ ही, और फिर नो सूनर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, देन का प्रयोग करना है, और लास्ट वाले वाक्य को चेंज नहीं करना है, वो थर्ड फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म ही आएगी। आप इसको उदाहरण के तौर पे याद रखो। देखो मैं बताता हूँ, पहला उदाहरण देखना, एज सून एज ही रिच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। रिच्ड और लेफ्ट कौन से टेंस में है, सेकंड फॉर्म दे रखी है वर्ब की, यानी सिंपल पास्ट में होंगे। अब आपको देखो कैसे बदलना है, एज सून एज किस में बदल जाएगा, नो सूनर में बदल जाएगा। सीधी सी बात है, एज सून एज को तो कैसे बदल दो, नो सूनर में बदल दो। फिर प्लस हैड लगाओ, आप हेल्पिंग वर्ब आनी है तो हैड लगा दिया। अब आप सब्जेक्ट लगाओ, हैड इसमें देखो नो सूनर का लगा दिया, एज सून एज तो नो सूनर हैड लगा दिया। अब ही आ गया, ही के बाद में क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, यानी सेकंड और थर्ड लगभग तो सेम ही होती है कई बार तो ही रिचड लगा दिया, वाक्य वैसा का वैसा लिख दिया। लेकिन दूसरे वाक्य को आप कोई चेंजमेंट नहीं करना है, लेकिन जब वो दूसरे वाक्य को जोड़ना है आपको तो आपको देन लगा देना है। यानी दूसरा वाक्य जब जुड़ेगा तो इसमें देन का प्रयोग करना है और कुछ नहीं करना। देखो नो सूनर हैड का प्रयोग कर दो, प्लस सब्जेक्ट तो आना ही है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर जब दोनों वाक्यों को जोड़ने का टाइम आएगा तब देन का प्रयोग कर देना है। दूसरा देखो, एज सून एज द बेल रैंग द स्टूडेंट रन आउट, तो नो सूनर हैड द बेल रंग देन द स्टूडेंट रन आउट, यानी नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। कई बार डिड का प्रयोग भी होता है, वो बात करेंगे आगे जाके। आगे चलते हैं। अब देखो याद रखें, नो सूनर के साथ हमेशा वेड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसके बाद हमेशा देन आएगा, कभी कभी इसके बाद हमेशा देन आएगा, कभी भी देन नहीं आएगा। ये देखो THAN देन ही आएगा, ये THEN एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, कभी देन दे देगा। अगर देन दे दिया तो वो तो डायरेक्ट ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपको देन याद रखना है कि नो सूनर के बाद हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन का प्रयोग होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्जन में होता है, वर्ब के पहले आता है।
देखो ऐसा प्रश्न पूछा गया था एक बार कि एज सून एज ही रीच्ड होम इट स्टार्टेड रनिंग। तो देखो ऑप्शन कैसे काटने हैं अपन को। सबसे पहले तो अपन को देखना है नो सुंदर, सब में नो सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आपको देखना है देन का प्रयोग, पहले में टी एच ई एन लगा हुआ है, पहला ऑप्शन तो कट गया कि ई एन कैसे आ गया। इसमें इन तीनों में देन का प्रयोग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखेंगे, देखो हेड पर हेड आएगा, दोनों में आ रखा है, इसमें तो हेड नहीं आया तो ये ऑप्शन वैसे ही कट गया। अब देखो दोनों में हेड था, ही दोनों में है, दोनों सेम चल रहे हैं। यहाँ रीच है और यहाँ रीच्ड है, हमें तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं, हमें तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ फर्स्ट फॉर्म आई है तो ये वापस कट गया। तो रीच्ड होम देन इट स्टार्टेड रनिंग, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इस प्रकार आपको काट देने हैं ऑप्शन, बिल्कुल ईजीली तरीके से कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जब हम दोबारा इसका रिविजन पार्ट लेके आएंगे तब हम मान लो 10 मिनट में आपको वो प्रश्न बताएंगे कि डायरेक्ट आपको कैसे काटने हैं और कौन से उदाहरण हैं जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन टू द सेंटेंस गिवन। अब देखना आप इसको, एज सून एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शन, वही है एज सून एज वाला। तो इसमें देखो, इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं आई थी एग्जाम में जब पूछा गया था, लेकिन इसमें डिड का प्रयोग हुआ था। अब क्यों हुआ था वो बताता हूँ। देखो इसमें हमें पता चला देर बाद, देखो एज सुन एज किस में बदलेगा, नो सुनर बदलेगा, उसमें तो नो सुनर नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया। इसमें नन बट का प्रयोग हुआ तो ये ऑप्शन वैसे कट गया था। इन दोनों में नो सुनर का प्रयोग था, हेड था, हेड के बाद में मैड था, थर्ड फॉर्म थी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म थी, लेकिन यहाँ देन का प्रयोग कहीं नहीं था, तो देन का प्रयोग आना जरूरी है, इसलिए ये कट गया था। नो सुंदर के साथ देन का प्रयोग एक ही ऑप्शन में था, वो था सी, इसलिए सी सही हो गया। और इसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई, लेकिन वैसे तो इसका नियम तो कहता है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन कई बार डिड भी आ सकता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। लेकिन हमें तो नो सुंदर और देन देखना है, अगर डिड भी आ जाए तो वो भी सही हो जाएगा। अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी सही कर सकते हैं। देखो डिड नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ एग्जाम में इसे सही मान लिया जाता है स्ट्रिक्ट ग्रामर के अनुसार, और ये पूछा गया प्रश्न है डिड वाला, इसलिए हमें याद रखना है कि डिड भी सही होता है, क्योंकि इसमें देन तो किसी में आ ही नहीं रखा था, एक में आ रखा था। नो सुंदर के साथ देन का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही था। इसलिए ये नो सुंदर वाला तो देन के साथ ही कट जाएगा, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अब कुछ डिग्री की बात करते हैं। डिग्री आप जानते हो डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो कौन सी होती है, मान लो पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, इसमें हमें कैसा प्रश्न दिया जाता है, हमें सुपरलेटिव डिग्री देके उसको पॉजिटिव में, यानी हमें तो क्या कराएंगे, हमें तो सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक में बदलाएंगे। तो नकारात्मक में जब बदलाएंगे तो सुपरलेटिव हमेशा पॉजिटिव में जाएगा। देखो सुपरलेटिव में क्या लिखा हुआ है, राहुल इज द टालेस्ट बॉय, यानी जिसमें ई एस टी और मोस्ट का प्रयोग होता है वह डिग्री होती है सुपरलेटिव। ई एस टी आ रखा है टालेस्ट में और या मोस्ट आ जाए वो डिग्री होगी सुपरलेटिव, उसको हमें हमेशा बदलना है पॉजिटिव में जब भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी। तो देखो राहुल इज द टालेस्ट बॉय, अब इसको कैसे बदलेंगे, पॉजिटिव बदलते हैं ऊपर, इसमें हमें लगाना है राहुल इज द टालेस्ट बॉय का हमें शुरू करते हैं नो अदर बॉय। राहुल इज़ द टालेस्ट बॉय, राहुल सबसे लंबा लड़का है, इसका करते हैं नो अदर बॉय। क्या करेंगे, नो अदर बॉय, फिर इज का इज लगा दिया। देखो नो अदर बॉय इज, नो अदर बॉय इज, आगे वाला बॉय लिया हमने, नो अदर बॉय इज। अब पॉजिटिव डिग्री में हमेशा एज और एज का प्रयोग होगा, एज 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 के बीच में ई एस टी तो हटा दो और टाल लिख दो। एज और एज का प्रयोग किस में होता है, पॉजिटिव डिग्री में होता है, आगे राहुल लगा दो। देखो नो अदर बॉय इज टाल एज, इज एज टाल एज राहुल, सही हो गया। देखो कंपेरेटिव है, राहुल इज टालर देन एनी अदर बॉय, अर्थ तो नहीं बदला, लेकिन हमें जब नेगेटिव में बदलवाएंगे तो ये नेगेटिव नहीं बना, इसलिए ये वाक्य नहीं आएगा, कभी आपसे बदलवाएंगे नहीं, वरना तो कंपेरेटिव आप समझ लो होता क्या है, इसमें हमेशा कंपेरेटिव में देन का प्रयोग होता है और ई आर लगता है। देखो टाल क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, टालर क्या हो गया, कंपेरेटिव हो गया, टालेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया। कंपेरेटिव में दो के बीच तुलना की जाती है। तो आप समझ चुके हैं, आपसे क्या करवाएंगे, सुपरलेटिव को पॉजिटिव बदलाएंगे, एज और एज का प्रयोग आएगा जिसके बीच में आपकी आ जाएगी विशेषण। देखो नो अदर से स्टार्ट कर देना, नो अदर बॉय इज एज टाल एज राहुल।
आगे देखो, जब कोई वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में होता है, जैसे शी इज़ द बेस्ट सिंगर इन द ग्रुप, बेस्ट आ रखा है, EST लगा हुआ है, उसका नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में बनेगा। क्या बनेगा? नो अदर सिंगर। देखो, नो अदर सिंगर इन द ग्रुप, आपको इस बेस्ट के आगे जो वर्ड आ रहा है उसको लेना है सबसे पहले। जैसे इसमें बॉय को लिया था ना, जैसे देखो नो अदर सिंगर इन द ग्रुप, फिर लगाना है इज एज गुड एज, ये बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, तो इसका जो फर्स्ट होती है पॉजिटिव वो होता है गुड बेटर बेस्ट, तो गुड में बदल गया एज गुड एज, फिर सी इज आ गया, है ना। देखो, नो अदर सिंगर इन द ग्रुप इज एज गुड एज सी, ये बन गया। अब देखो कंपेरेटिव क्यों नहीं बनता, कंपेरेटिव डिग्री से भी कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन यूजुअली वो अफर्मेटिव टू अफर्मेटिव ही होता है, यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव में जाता है, इसलिए अपने ट्रांसफॉर्मेशन का इसका उपयोग कम होगा। आपको तो याद करना है सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलेगा तो एज का प्रयोग होगा, नो अदर का प्रयोग होगा। नो अदर सिंगर इन द ग्रुप इज एज गुड एज सी, ऊपर वाला याद रखना, राहुल इज टालर देन एनी अदर बॉय, तो ये याद रखना, राहुल इज द टालेस्ट बॉय, नो अदर बॉय इज एज टैल एज राहुल, ये उदाहरण के तौर पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखो राम, देखो यहाँ, हाँ जैसे कंपेरेटिव कब बनवा सकते हैं, देखो राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, हमें पॉजिटिव डिग्री दी है, कंपेरेटिव बनवाया है, तो देखो क्या हो सकता है, श्याम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राम, तो मोर का प्रयोग हो गया और देन का हो गया, तो ये कंपेरेटिव बन गई। हम इसे कंपेरेटिव बनवाएंगे नहीं, लेकिन बाई चांस बनवा ले, आपको तो याद होना चाहिए। जैसे श्याम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राम, अर्थ क्या था, राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, तो श्याम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राम, कंपेरेटिव बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक उदाहरण ये देखना, आई टुक ओनली वन पेन, क्या बन जाएगा इसका, आई टुक नॉट मोर देन वन पेन, या आई डिड नॉट टेक मोर देन वन पेन, दोनों ही सही है। आई टुक ओनली वन पेन, ओनली वाला भी है, तो आई टुक ओनली किस में बदल गया, नॉट मोर देन वन पेन, ये भी बन गया। अब देखो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, आप देखो कैसा बनाएंगे, रवि इज़ द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, इसमें देखो रवि इज़ द टालेस्ट बॉय, आपको पता चलेगा डिग्री है, तो नो अदर वाला, तो इसमें एक तो एवरी बॉय इज़ शॉर्टर देन रवि, ऑल बॉयज़ ये कोई ऑप्शन नहीं होता, रवि इज़ नॉट शॉर्टर देन एनीवन। अब देखो ऑप्शन और बी में देखो, इसमें तो नोट ही नहीं आया, हमें तो नेगेटिव बनाना था, इसमें नोट नहीं आया तो ये कट गया। रवि इज़ नॉट शॉर्टर देन, हमें शॉर्टर थोड़ी, हमें तो टाल की बात करनी थी, तो ये वैसे ही कट गया। अब देखो नो अदर बॉय इज एज टाल एज रवि, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा, नो अदर से वाक्य स्टार्ट हो जाएगा और पॉजिटिव में एज और एज का प्रयोग मिलेगा। ये दो चीज़ आप याद रखना कि नो अदर से स्टार्ट और एज का प्रयोग, तब आपका डिग्री का प्रश्न भी गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब देखो एक रूल है टू और टू का, TOO और टू, अगर टू आए तो किस में बदलेगा, सो दैट में बदल जाएगा। इजी नियम है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, आपको तो इतना याद रखना है, टू और टू किस में बदलता है, सो दैट में बदलता है। देखो ही इज टू शॉर्ट टू टच इट, टू और टू आ गया, ही इज टू शॉर्ट टू टच इट, आपको दिमाग में आना चाहिए उसी वक्त कि ये सो दैट में बदलेगा। तो देखो ही इज सो, टू की जगह तो क्या आ जाएगा, सो, ही इज सो शॉर्ट और दैट लगा दिया, दोनों में कोई चेंजमेंट नहीं किया, ही इज, टू की जगह तो सो आ गया, टू की जगह दैट आ गया, ही इज सो शॉर्ट दैट। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में ही आपका तो प्रश्न सही हो जाएगा। लेकिन आगे क्या करना है, जब टू टच इट है, इसको साधारण वाक्य में बदल देना है, तो वह सब्जेक्ट क्या था, ही था, तो ही कैन नॉट टच इट, ये किस में बदल जाएगा, ही कैन नॉट टच इट, ही कैन नॉट टच इट में बदल जाएगा। लेकिन आपको अगर ये प्रश्न आया तो आपसे तो यही पूछेंगे कि टू किस में बदल रहा है, सो दैट में बदल रहा है, आपको तो याद रखना है, टू की जगह सो लगा देना, टू की जगह दैट लगा देना, आगे वाला साधारण वाक्य बना देना, ही कैन नॉट टच इट, नोट का प्रयोग हो चुका है, ही कैन नॉट टच इट, यानी टू टच इट का किस में बदल गया, ही कैन नॉट टच इट में बदल गया। अब देखो कैन नॉट क्यों आया, देखो सो दैट, इधर इज आ रखा था ना, इज सो दैट है ना, अगर प्रेजेंट है इज का अर्थ तो कैन नॉट लगा दो, अगर पास्ट है तो कुड नॉट लगा दो।
सीधी सी बात है, ये टच इट तो कुछ भी नहीं करना। सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट लगा दो, पास्ट है तो कुड नॉट लगा दो, और कुछ नहीं करना। तो टू टू किस में बदल गया? सो दैट में बदल गया। सब्जेक्ट में लेना है ही की जगह से आप क्या, प्रेजेंट है तो कैन नॉट लगा दो, पास्ट है तो कुड नॉट लगा दो, और वाक्य वैसा वैसा लिख दो, टच इट। अब देखो यहाँ एक वाक्य पूछा गया था एक बार, ही वॉज टू एंग्री टू स्पीक। हमें पता चल गया कि कौन से टू और टू का प्रयोग हुआ है। अब देखो इसमें तो कुछ सो दैट का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें सो दैट का प्रयोग नहीं हुआ, कट गया। इन दोनों में प्रयोग हुआ है सो दैट का। ही वॉज सो एंग्री दैट, यहाँ तक लिख दिया। ही कैन नॉट स्पीक, ही कुड नॉट स्पीक। अब देखो यहाँ वाज का प्रयोग हुआ है, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, इसलिए कुड नॉट आया। अगर यहाँ इज होता तो कैन नॉट आता, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। टेंस का याद रखना, कैन नॉट और कुड नॉट के अंदर, और सो और दैट तो लगने हैं जब टू और टू का प्रयोग होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक नियम है बोथ एंड। एक होता है BOTH, बोथ यानी दोनों, और इसके आगे आता है एंड यानी बीच में कोई शब्द भी आता है। तो देखो बोथ राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, इसका कैसे बनेगा? बोथ और एंड आ जाए तो कैसे बनेगा? दोनों तरीके हैं, या तो नाइदर और नोर से बनेगा। देखो नाइदर और नोर से बनेगा, या नॉट ओनली बट आल्सो से बनेगा। दोनों ही याद रखने हैं आपको। एक तो नाइदर या नोर से बनेगा, दूसरा नॉट ओनली या बट आल्सो से बनेगा। दोनों ही आपको याद रखने हैं। देखो बोथ राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। देखो नाइदर राम आ गया, बोथ की जगह क्या लगा दिया? नाइदर लगा दिया, राम आ गया। एंड की जगह क्या लगा दिया? नोर लगा दिया, नाइदर नोर श्याम। अब देखो नाइदर राम नोर श्याम इज इंटेलिजेंट का भी अपने क्या कर दिया? अपोजिट बना दिया, तो अनइंटेलिजेंट हो गया है। बोथ यानी तो दोनों की बात कर रहा था, या नाइदर नो लगेगा तो आपको एक वचन लगाना है, नाइदर राम नोर श्याम इज अनइंटेलिजेंट होता है। या देखो नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम इज इंटेलिजेंट, इनके साथ भी एक वचन वर्ब ही आएगी तो इज लगेगा दोनों में। आपको याद रखना है नाइदर नोर या हो नॉट ओनली बट आल्सो के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो एक वचन में लगनी है। देखो नॉट ओनली बट आल्सो में तो इंटेलिजेंट ही आएगा, नाइदर नोर में अनइंटेलिजेंट आ जाएगा। दोनों याद रह जाएंगे, क्योंकि आया तो अपने आप पता चल जाएगा कि बोथ राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, दोनों ही इंटेलिजेंट हैं। तो नाइदर राम नोर श्याम इज अनइंटेलिजेंट, दोनों ही अनइंटेलिजेंट नहीं है यानी इंटेलिजेंट हैं। नॉट ओनली राम यानी राम ही नहीं बट आल्सो यानी श्याम भी इंटेलिजेंट है। तो नाइदर नोर के साथ तो अपोजिट भी लिखना है, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ अपोजिट नहीं लिखना है। तो बोथ और एंड का प्रयोग किसमें बदलेगा? नाइदर नोर या नॉट ओनली बट आल्सो में। एक उदाहरण और दे रखा है पुराना, एवरीबॉडी विल एडमिट दैट ही इज वाइज। हर कोई मानेगा कि वह बुद्धिमान है। कैसे बदलेगा? देखो एवरी वाला नियम याद है, एवरी किस में बदलता है? नो में बदलता है। तो नो बॉडी विल आ गया, ये जो शब्द आता है इसको अपन ऑपोजिट करते हैं, डेनी दैट ही इज वाइज। कुछ नहीं किया, वही नियम था पहले वाला, मैंने रिवीजन के लिए दोबारा उदाहरण लेके आया हूँ। एवरी बॉडी विल एडमिट दैट ही इज वाइज यानी एवरी वाला नियम दोबारा रिवीज हुआ है। नो बॉडी विल एडमिट का क्या अपोजिट कर दिया? डेनी यानी मना करना, एडमिट यानी मानना। तो नो बॉडी विल डेनी दैट ही इज वाइज। आगे चलते हैं। अब देखो एक और उदाहरण है, यू मस्ट हैव डन दिस। ये भी एक नया उदाहरण है, आप इसको भी याद रख लेना डायरेक्ट। यू मस्ट हैव डन दिस, मस्ट का प्रयोग हुआ है, मॉडल का प्रयोग हुआ, हैव डन दिस किस प्रकार बदलता है? जब मस्ट और हैव आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, यानी मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो कैसे बदलना है? कुछ भी नहीं है ज़्यादा इसमें। देखो यू मस्ट, मस्ट के साथ क्या लगा दो? नोट लगा दो। यू मस्ट नॉट हैव प्लस अपना जो फेल्ड टू वो लगा दो, और कुछ नहीं करना है। जब मस्ट नॉट फेल्ड आ जाएगा तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। यानी क्या करना है? देखो मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, अपने आप नेगेटिव बन जाएगा। जब मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तब क्या करना है? मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। याद रह जाएगी कि मस्ट हैव डन आया है तो मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एक और नियम याद रखना आप इसका, आई एम वेरी टायर्ड। देखो अगर ये आ जाए आई एम वेरी टायर्ड, बहुत ईजी सा पर्सन है, एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा
तो इसका बन जाएगा आई एम नॉट ए लिटिल टायर्ड। नॉट ए लिटिल का क्या अर्थ होता है? बहुत ज़्यादा। नॉट ए फ्यू यानी बहुत सारे। नॉट ए लिटिल यानी मात्रा की बात कर रहा है। नॉट ए फ्यू यानी संख्याओं की बात कर रहा है। ए लिटिल यानी थोड़ा सा हमने पढ़ चुके हैं। लिटिल यानी बहुत कर, लगभग नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखो आई एम नॉट ए लिटिल टायर्ड, इसमें नॉट ए लिटिल यानी नॉट ए लिटिल का अर्थ है बहुत ज़्यादा। इसने कहा कि आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो नॉट ए लिटिल का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, और वैसा का वैसा लिख दिया, यानी हमने वेरी को किस में बदल दिया? नॉट ए लिटिल में बदल दिया। अगर संख्या होती तो नॉट ए फ्यू में बदल देते। आई एम वेरी टायर्ड, देखो देखने में बहुत ईजी है, थोड़ा सा अच्छा भी प्रश्न है। आई एम नॉट ए लिटिल में बदल दो, आई एम नॉट ए लिटिल टायर्ड। समझ में आ गया? आगे देखना, वी गो टू स्कूल, ये अपने पहले कर चुके हैं। गो फर्स्ट फॉर्म है तो किस में लगा दिया? डू या डज, तो वी के साथ डू आता है, बहुवचन है, तो वी डू नॉट फेल टू गो टू स्कूल। फेल टू वाला नियम है, वी डू नॉट फेल टू गो टू स्कूल। ये रिवाइज के लिए चल रहे हैं प्रश्न। अब एक क्वेश्चन और है जो पहले पूछा जा चुका है, देखो कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैंने आपको जो शुरू में प्रश्न कराए थे वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, प्लस एवरी नो में बदल रहा है, प्लस ए फ्यू वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, तो नोट मैंने में बदल रहा था। इन 2-3 नियमों के आधार पर ही आपको प्रश्न पूछे जाने हैं, वरना आपको ऐसे ही पता चल जाएंगे। देखो सी इज़ नॉट गिल्टी, वह अपराधी नहीं है। नेगेटिव दे रखा था, अफर्मेटिव पूछा था। देखो इनोसेंट इज, इसमें तो इनोसेंट इज सी, ये कैसे बना दिया वाक्य भी? सी इज कैन, ये नोट लगा हुआ है, हमें तो अफर्मेटिव पूछा है यानी पॉजिटिव पूछा है। नोट तो पहले से लगाया है, तो हमारे पास नोट नहीं लगाना है, तो ये दोनों तो कट गए। अब सी इज गिल्टी, देखो सी इज़ नॉट गिल्टी, सी इज़ गिल्टी, सेम टू सेम हो गया, और उसका अपोजिट हो गया कि नोट हटा दिया। ऐसे थोड़ी होता है कि ओनली नोट हटा दे तो उसका, इसका तो अर्थ ही बदल गया कि वह अपराधी है, तो ये वैसे कट गया। सी इज़ नॉट गिल्टी यानी सी इज़ इनोसेंट, गिल्टी का अपोजिट क्या है? इनोसेंट, यानी गिल्टी किसका अपोजिट था? इनोसेंट का, कि वह मासूम है, और उसका ऊपर लिखा हुआ है वह अपराधी नहीं है, यानी वह मासूम है, दोनों का अर्थ एक है। तो क्या हो गया? सी इज़ इनोसेंट, यानी नोट इनको काट दिया करो, ऊपर नोट है तो नीचे नोट नहीं आ सकता। ऊपर जब सी इज़ इनोसेंट होता तो नीचे वाले में नोट आना है और अपोजिट आना है, आपको दोनों चीज़ें याद रखनी थी। इन दोनों नियम के आप आधार पर आप इस प्रश्न को सही कर सकते हो। एक तो आप देख लेना कि नोट आ रखा है या नहीं, नोट लगाना है हमें, एक अपोजिट लगाना है, दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों के आधार पर इस प्रश्न को आप सही कर सकते हो और आंसर काट देना। तो ऑप्शन नंबर ए सही था। अब आगे चलते हैं। हमने असर्टिव से नेगेटिव बनाने के सारे नियम पढ़ लिए हैं, इसके बाद कोई भी नियम नहीं बचता है। हमने तो जो कम महत्वपूर्ण नियम थे वो भी पढ़ चुके हैं, यानी जब हमें इसकी कोई रिवीजन या जब हम पोस्ट पर क्वेश्चन डालेंगे वो हम सारे मोस्ट क्वेश्चन ही डालेंगे। लेकिन आज तो हमने सारे नियमों की बात की है, क्योंकि हमें एक बार तो सारे नियम पता होने ही चाहिए। क्या पता एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछ ले, कितना हार्ड क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन ये अब आपका कोई भी नियम गलत होने वाला नहीं है। एक बार में नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप जब दोबारा देखोगे तो समझ आ जाएगा, या जब मैं दोबारा रिवीजन करवाऊंगा आपका तब आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, वरना मैंने तो सोचा था कि आज असर्टिव से नेगेटिव, असर्टिव से इंटरोगेटिव और असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी तीनों को एक साथ ही एक ही क्लास के अंदर करवा देंगे। लेकिन अभी तो आधी स्लाइड हुई है, यानी आधी स्लाइड और बाकी है, यानी लगभग 1 घंटे या 50 मिनट का समय तो और लगने वाला है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि उन्हें हम इस क्लास को 2 पार्टों में विभाजित कर दें। आज हम असर्टिव से नेगेटिव पढ़ रखे हैं, कल हम असर्टिव से इंटरोगेटिव और असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी पढ़ लेंगे, वरना एक साथ आप पढ़ोगे तो आपके भी नियम कंफ्यूज होने की दिक्कत आएगी। तो आज की क्लास हम यही विराम दे देते हैं, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे असर्टिव से इंटरोगेटिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे बढ़ाते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल दोबारा, मिलते हैं जल्द। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।